नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तमी पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी का भाग 1 पढ़ेंगे। अब जो ये हमारी पृथ्वी है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो हमारी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, यानी कि धीमी गति से चारों तरफ ये घूमती रहती है। क्या घूमती रहती है? प्लेट, स्थल मंडल की प्लेट जो जमीन धरती के अंदर होती है वो घूमती रहती है। प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर, यानी कि साल भर में कुछ मिलीमीटर ही के लगभग ये अपना स्थान बदलती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण ऐसा होता है, यानी कि पृथ्वी कुछ मिलीमीटर लगभग सरकती बदलती रहती है, स्थान बदलती। क्यों बदलती है? इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण ऐसा होता है, यानी कि ये प्लेट धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। क्यों घूमती है? पिघले हुए मैग्मा के कारण। यह मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जो मैग्मा किस प्रकार घूमता है? वृत्तीय मैग्मा, गोलाकार आकृति में वृत्त के रूप में घूमता है। प्लेट की इस गति के कारण परिवर्तन पृथ्वी की सतह पर होता है। अब प्लेट की गति होती है, प्लेट जब गति करती है तो उसका परिवर्तन, उसका प्रभाव हमारी पृथ्वी की सतह पर होता है। अब जिसके कारण पृथ्वी पर गतियां उत्पन्न होती है। अब तो क्या गतियां होती है? एक अंतर्जनित बल हो लगता है और एक बहिर्जनित बल की गतियां, दो गतियां तैयार होती है। कौन कौन सी? अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल की गतियां। अब ये स्थल मंडलों की बड़ी बात समझ में आ गई। स्थल मंडलीय प्लेट अब क्या है? ये भूपर्पटी से अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। किनकी सतह टिकी हुई है? महासागर की सतह इन पे टिकी हुई है। अब देखिए, अंतर्जनित बल क्या होता है? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। अंतर्जनित बल क्या होता है? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या? पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, अंदर का जो हिस्सा है, उसके अंदर जो घटित होता है बल का, वो अंतर्जनित बल कहलाता है। दूसरा होता है बहिर्जनित बल। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी अचानक गति उत्पन्न करते हैं। अभी जो अंतर्जनित बल होता है वो कभी कभी अचानक क्या है कि गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी धीमी गति, कभी कभी ये गति उत्पन्न कर लेते हैं, कभी कभी ये धीरे हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जब इनकी गतियां हैं, कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इनकी गति के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक आपदाएं इन गतियों के कारण पृथ्वी पर आती है। और जब ये भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी पर आते हैं तो अत्यधिक हानि होती है, नुकसान होता है। अब देखिए पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के दो भाग हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। कौन कौन से? अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल। अब
अंतर्जनित के भी दो भाग हैं, एक आकस्मिक बल, एक पटल विरूपण बल। अब अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल और पटल निरूपण बल। अब निरूपण का भी एक हिस्सा और पर्वत निर्माणकारी बल। जब ये गति करते हैं पटल विरूपण बल, तो पर्वत निर्माणकारी बल यानी पर्वतों को तैयार कर देती है, पहाड़ के नुमा में तैयार हो जाते हैं। फिर अतः आकस्मिक बल में एक तो होता है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। जब आकस्मिक बल लगता है तब क्या होता है, तो भूकंप आते हैं, या ज्वालामुखी आती है, या भूस्खलन होता है। जैसे पहाड़ों में केदारनाथ के साथ पहाड़ गिर गया, वो जैसी घटनाएं होती है। और बहिर्जनित बल में क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह पर ही होते हैं, उसमें अपरदन और निक्षेपण के कार्य होते हैं। नदी या बहता जल, हवा, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, यानी हवाएं तेज चलेगी, नदी का पानी बहने लगे, तेज गति से आएगा, समुद्र में लहरें उठेंगी, हिमनद यानी पहाड़ के बर्फ के पहाड़ टूटेंगे या पहाड़ों से बर्फ पिघलेगी। अब आता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यानी कि भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी किसे कहते हैं, भूपर्पटी पर एक खुला स्थान होता है या छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब अलग देखिए, भूकंप स्थलीय मंडलीय प्लेटों की गति के कारण, यानी कि भूकंप स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यानी कि जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं, जब वो गति करती हैं तो पृथ्वी पर क्या होता है, कंपन होता है, और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आते हैं, धरती हिल गई, सांप छत हिल गए, वो गिर गए, मर गए, इस प्रकार की घटनाएं होती है भूकंप के अंदर। दूसरा, उद्गम केंद्र। अब भूपर्पटी के, अब भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। यानी कि भूपर्पटी के नीचे का जो स्थान है, वो हिस्सा है जहां पर कंपन प्रारंभ होता है, वह उस भूकंप का वह उद्गम केंद्र कहलाता है। कि साहब कहाँ आया भूकंप, गुजरात में आया साहब, महाराष्ट्र में आया साहब, उत्तराखंड में आया साहब। तो जिस जगह पर भूपर्पटी के नीचे जहां कंपन होता है, वह उसका उद्गम केंद्र कहलाता है। आगे देखिए, अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भूसतह पर, अधिकेंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी उसके पास की जगह को अधिकेंद्र कहते हैं। ये कंपन बाहर की और तरंगों के रूप में गति करती है। अब किस प्रकार गति करती है ये कंपन बाहर की और तरंगों के रूप में गति करती है। तो बाहर जब आती है तो ये तरंगों के रूप में गति करती है। तो निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जब कंपन जिस क्षेत्र में हो रहा है, वहां पर जब भूकंप का कंपन, मान लीजिए जगह यहाँ पर कंपन हो रहा है, तो इसका जो आसपास का एरिया है वहां पर अधिक नुकसान होगा या हानि होती है। एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब इसकी दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो भूकंप का असर है, प्रभाव कम होता
जाता है। फिर देखिए, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यह पहले से तैयार हो तो उसे प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर ये पहले से पता चल जाए कि साहब भूकंप आने वाला है तो उसके प्रभाव को हम कम कर, वैज्ञानिक हमारे उसको कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये इस प्रकार सामान्य तरीकों से भूकंप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब एक और बात बताओ, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन किससे किया जाता है? यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जिस यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अब भूकंप की तीव्रता गति कितनी है उसको रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, यानी कि 2.0 के बराबर होती है तो उसका प्रभाव कम होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 के ऊपर होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। अगर उसकी किसी के रिएक्टर पैमाने 5 से अधिक है तो उससे क्षति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है और उससे अधिक नुकसान होने की संभावना होती है। अब देखिए कुछ मुख्य स्थलाकृतियां। अब मुख्य स्थलाकृतियां क्या क्या हो सकती है? अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी कि क्या जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा अपर्दन होने को या क्षय होने को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो अपरदित पदार्थ होते हैं उनको वायु और जल क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में।